बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि गोट फार्मिंग करते हुए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जो इन्फॉर्मेशन से भरपूर नई वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहे। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है कि गोट फार्मिंग करते हुए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो जो सबसे पहली मुश्किल है जो अक्सर लोग फेस करते हैं वो है वर्म्स इन्फेस्टेशन की। वर्म्स इन्फेस्टेशन से मुराद दो किस्म के हैं कि एक तो जिस्म के ऊपर जो एक्टोपैरासाइट्स हैं, चिचड़, टिक्स, लाइस, इस तरह की चीज़ें जो हैं जो स्किन के ऊपर नज़र आती हैं, एक तो ये हो सकता है। दूसरा पेट के अंदर वाले कीड़े। ठीक है, तो अब इनका नुकसान क्या होता है। जो पेट वाले अंदर वाले कीड़े हैं, जो खुराक है उसका कुछ हिस्सा वो लेंगे और इस तरह जानवर जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। जानवर को डायरिया लग सकता है, मोशन लग सकते हैं। तो इस तरह जो जानवर की तबीयत है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाएगी। जो बाहर वाले स्किन के ऊपर पैरासाइट्स हैं, इस इन्हीं की भी सेम सूरत हाल है। ये जिस्म से खून चूसते हैं और इस तरह जानवर को दिन ब दिन कमज़ोर करते जाते हैं। जानवर एनीमिया का शिकार हो जाता है। अब इनको ख़त्म कैसे करना है, इन दोनों को, जो अंदर वाले जिस्म के अंदर कीड़े हैं, जो जिस्म के बाहर चिचड़, लाइस, माइट्स, ये वाली चीज़ें हैं, इन दोनों को ख़त्म कैसे करना है। इन पे दो अलग-अलग मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा। जिन्होंने इनको ख़त्म करने के तरीके देखने हैं वो देख सकते हैं। अब पहला जो है मुश्किल आपके लिए जो चैलेंज है वो आ सकता है चिचड़ों का और पेट के अंदर वाले कीड़ों का। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो डिजीजेस का चैलेंज आ सकता है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो चिचड़ है, जो पेट के अंदर वाले कीड़े हैं, इससे अलावा एक और इसके साथ चैलेंज है वो मक्खियों और मच्छरों का भी हो सकता है, जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ का बायस बन सकती हैं। जैसे पिछले दिनों एक डिजीज़ आई बड़े जानवरों में, लंबे स्किन डिजीज़ की, तो उसका जो वेक्टर था, ट्रांसमिशन का जो काज था, वो मक्खियाँ और मच्छर थी। तो इसी तरह मक्खी और मच्छर भी दूसरी कई बीमारियों का सबब बन सकते हैं। उसके बाद मैंने बात की कि दूसरे नंबर पे जो चैलेंज आ सकता है वो आपको डिजीज़ का आ सकता है। गोट के अंदर 3-4 ही ऐसी डिजीज़ हैं जो कि कॉमन हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप उनकी वैक्सीन करवा लें तो आप उन डिजीज़ से बच सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है डिजीज़ PPR की, जिसे आम अल्फाज में काटा डिजीज़ बोलते हैं, जिसके अंदर मुंह के ऊपर जो है वो दाने से बन जाते हैं, नोड्यूल से बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हैवाना है, जो भी जिस्म के बगैर बालों वाले हिस्से हैं उनके ऊपर वो दाने से बन जाते हैं, स्किन उतरना शुरू हो जाती है। उसके अलावा इसमें डायरिया भी लग जाता है जानवर को और आहिस्ता आहिस्ता पानी की जिस्म के अंदर कमी होती जाती है। तो इस तरह जानवर की अक्सर डेथ हो जाती है। तो ये एक बीमारी है PPR काटा। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, कोई इतनी महंगी वैक्सीन नहीं है। तो इसकी अगर आप वैक्सीन करवा लें तो इससे हम बच सकते हैं। अगर ये एक बार एक हर्ड के अंदर आ गई किसी एक जानवर में तो फिर इसका जो रोकथाम है वो मुश्किल हो जाती है। तो जिस जानवर को आए आप उसे अलहदा क्वारंटाइन कर दें और बाकियों को आप वैक्सीन कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप टाइमली बर वक्त वैक्सीन करवाएं तो आपके हर्ड के अंदर आए ही ना। जब एक बार आ जाएगी तो इसे रोकना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वैक्सीन जो है अवेलेबल, वो एक बीमारी है कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया, जिसे आम अल्फाज में निमोनिया हम बोलते हैं। तो ये भी बीमारी आम तौर पे जानवरों में पाई जाती है, तो इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है, तो ये भी आप करवा सकते हैं। इसके अंदर भी मोर्टेलिटी ज़्यादा है। जानवर इलाज तो इसका पॉसिबल है दोनों का ही, लेकिन ये है कि आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से बेहतर ये है कि आप इलाज से बेहतर है कि पहले प्रिवेंशन कर लें ताकि आपको इलाज की तरफ ना जाना पड़े। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक बीमारी आती है एंटीरोटॉक्सीमिया। इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है। ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों में आती है, किड्स में। तो अगर दूध हम किसी वजह से ज़्यादा पिला दिया या ज़्यादा वक्फा आ गया दो दूध के दरमियान, तब जानवर ने ज़्यादा दूध पी लिया, तो ये जो इसका कॉजेटिव एजेंट है वो जानवर के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जब उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तब वो एक्टिव हो जाता है, उससे फिर वो टॉक्सिन पैदा करता है और जानवर की डेथ हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि रात को जानवर तो बिल्कुल ठीक बैठे हुए थे लेकिन सुबह उठे हैं तो अचानक डेथ हो गई। तो अक्सर ये जो इस किस्म की डेथ होती है वो एंटीरोटॉक्सीमिया की वजह से भी होती है। बड़ी बकरियों में भी, बड़े बकरों में भी ये बीमारी आ सकती है, लेकिन छोटे बच्चों में इसकी जो रेशो है वो ज़्यादा है। तो ये टोटल 3 बीमारियां हैं जो कोर वैक्सीन जिनकी अवेलेबल
एप्रिल है, तो ये आप वैक्सीन करें और इन बीमारियों से आप अपने जानवरों को महफूज रखें, ताकि ये बीमारियां वो हैं जिनसे जानवर की डेथ ज़्यादा हो जाती है, डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह आप अपने जानवर को मरने से बचा सकते हैं। इसके बाद एक और बीमारी है जो कि ज़्यादातर बड़े जानवरों में होती है, जैसे कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़, मुंह खोर डिजीज़। उसकी वैक्सीन भी अक्सर लोग करवाते हैं छोटे जानवरों में, तो उससे भी आपने अपने जानवरों को महफूज रखना है। अगर बीमारी हो गई है तो बर वक्त आपने इलाज करवाना है। इससे जानवरों की इतनी ज़्यादा डेथ तो नहीं होती मुंह खुर से, लेकिन यह है कि जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, ये हो गई बीमारी। पहला टॉपिक मैंने पहले आपको चैलेंज ये बताया कि जो कीड़ों का चैलेंज है पेट के और बाहर के। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये है कि बीमारी वगैरह अगर कोई आ सकती है। तीसरा चैनल है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स का। अब अगर आप बैलेंस राशन दे रहे हैं, बैलेंस खुराक दे रहे हैं, तब तो आपकी जो बकरियां हैं उनके अंदर ये वाले डिसऑर्डर्स नहीं आ सकते। वरना जैसे कि कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से रिकेट्स जैसी वगैरह बीमारी आ सकती है, जिसमें जानवरों के जो पाँव हैं, टांगें जो हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह और भी बीमारियां आ सकती हैं। इस तरह अगर नमकियात की कमी है तो नमकियात चूँकि जानवर के हाजमे को बढ़ाता है, तो अगर नमकियात की कमी होगी तो जानवर का हाजमा ख़राब होगा। इस तरह अफारा वगैरह जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो जानवर की जो डाइट है उसके आपने पूरा ख्याल रखना है। इसके ऊपर काफ़ी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, आप चैनल विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, तीसरा बड़ा ये चैलेंज मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स का हो सकता है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं कहता हूँ कि अगर ये वाला चैलेंज आप एक्सेप्ट कर लें, इसे सही तरीके से फेस कर लें, तो आप गोट फार्मिंग के अंदर आप कामयाब है। ये वाला जो चैलेंज है ये है बच्चों की मोर्टेलिटी को बचाना, बच्चों को मरने से बचाना। सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो बकरियों के अंदर छोटे बच्चों वाले लेवल पे होती हैं। तो इस वजह से आपने इस तरह ख्याल रखना है। ये वाली वीडियो जो ख़ास है, इस पे मैंने तकरीबन 15 से 20 पॉइंट की वीडियो बनाई हुई है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। ये अगर किसी भाई ने देखनी है तो ये देख सकता है। तो बच्चों की अगर अमवात में आप कमी का आपने कर लिया है तो आप गोट फार्मिंग में कामयाब हैं। उसके बाद एक और बड़ा चैलेंज है, वो है ब्रीडिंग का। मैं अक्सर बात करता हूँ सीजनल ब्रीडिंग की, कि आप इस तरह ब्रीडिंग करवाएं कि आपके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सर्दी के अंदर ना पैदा हों और ज़्यादा गर्मी के अंदर ना पैदा हों। इस तरह आप बच्चों की अमवात को कम से कम तर कर सकते हैं। अब ब्रीडिंग करवानी कब है? ब्रीडिंग आप इस तरह करवाएं कि आपके बच्चे जो हैं वो ना ही नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इनमें ना आए। ठीक है, जनवरी तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन तक ना आए, और इसके बाद फुल गर्मी का जो सीज़न है उसमें ना आए, ताकि आपको देखभाल करनी आसान हो। तो इसके लिए कहते हैं कि जी आप इस तरह करें कि सितंबर, अक्टूबर में आप ब्रीडिंग करवाएं, और उसके बाद जो मार्च, अप्रैल है इसमें आप ब्रीडिंग करवाएं। बाकी जो बकरियां इस तरह हीट में आती हैं, नवंबर, जब आपका दिन इस तरह आप हिसाब लगा लेंगे बकरी का, चूँकि प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो 5 महीने 5 दिन का है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर आपकी बकरी फलां दिन हीट पे आई हुई है तो 5 महीने बाद कौन सा सीजन बन रहा है। तो अगर वो फुल सर्दी या फुल गर्मी का बन रहा है तो वो वाली हीट आप स्किप करवा दें, आप अगली या उससे अगली हीट का इंतजार करें, उसके बाद आप क्रॉस करवा लें। उसके बाद ये एक बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ ग्रेजिंग लैंड का, कि चराने के लिए जगह नहीं है। तो इस तरह आपकी जो फीडिंग कास्ट है वो दिन ब दिन, आपको पता है कि महंगाई का दौर है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आपका कमर्शियल शेड है, बहुत ज़्यादा आपके पास बकरियां हैं, तो पर डे पर एनिमल की जो कास्ट है वो बढ़ती जाएगी, तो इस तरह आपको नुकसान होगा। इस वजह से गोट फार्म हमेशा बनाते वक्त ये ख्याल रखें कि आपके इर्द गिर्द जो है वो ग्रेजिंग लैंड होनी चाहिए, जहाँ पर आप चराई करवा सकें। इस तरह आप अपनी फीडिंग कास्ट को कम कर सकते हैं। या फिर जैसे ज़्यादा सर्दी का मौसम आता है, तब आपके पास खुराक की अगर किल्लत हो गई है, तो इस तरह आप जानवर को चराई करवा के अपनी उस मुश्किल दौर से आप गुजर सकते हैं। तो ये भी एक चैलेंज जो आप फेस कर सकते हैं। उसके बाद एक और चैलेंज, आपने गोट फार्मिंग बना ली, आप हर चीज़ में कामयाब हो गए, आपने जानवर पाल लिए, आपको मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके लिए अब इस स्टेज पे बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जो आम बुचर्स होते हैं वो जो ये महंगी ब्रीड्स हैं, जो अच्छी ब्रीड्स हैं, वो ये नहीं खरीदते, क्योंकि उन्होंने गोश्त के हिसाब से खरीदनी होती हैं। वो ये नहीं देखते कि बकरा किस नस्ल का, वो देखते हैं कि बकरा अगर उनके लिहाज से ठीक है तो वो उसी को लेते हैं, क्योंकि जो अच्छी नस्ल वाले बकरे हैं उनको वो महंगा पड़ता है ख़रीदना, और जो बेच रहा होता है वो भी वो कहता है कि रेट इसका अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से आपने मार्केट का लाजमी ख्याल रखना है कि आपके इर्द गिर्द आप अगर गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको मार्केट का जो नॉलेज है वो पूरा होना चाहिए कि आपने गोट फार्मिंग को ग्रोथ तो करवा ली है, उसके बाद आपने सेल कहाँ करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आखिरकार हमारा मकसद तो पैसे कमाना है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें हमारे जानवरों की जो डिमांड है वो कहाँ है,
तो इस वजह से अक्सर मैं कहता हूं कि आप अपने एरिया की लोकल ब्रीड पालें ताकि उसकी डिमांड आपकी अपनी मंडियों में हो, तो इस तरह आप जल्दी सेल कर सकें और आपको ये वाला जो चैलेंज है वो ना बर्दाश्त करना पड़े। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट है कि आपको अपने जो गोट फार्म है उसको आपने जो चैलेंजेस हैं मौसमियाती, जो ज़्यादा सर्दी है ज़्यादा गर्मी है, उसको आपने किस तरह मैनेज करना है। तो ज़्यादा सर्दी के लिए आप तरपालें वगैरह लगा सकते हैं, हवा को बंद कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपने ये ख्याल रखना है कि जो फीसिस की वजह से, जो यूरिन की वजह से जो अमोनिया गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उसको आपने सही तरीके से निकालना है। उसके बाद गर्मियों में अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप अपने सहन में आगे शेड के बाहर आप दरख्त वगैरह लगा सकते हैं, आप ऊपर फैन लगा सकते हैं, आप शावर वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों को सही तरीके से मैनेजमेंट करना है ताकि आपका जो जानवर है वो ज़्यादा मौसम की मुश्किलात को बर्दाश्त उसे खुद ना करनी पड़े, वरना वो बीमारियों का शिकार हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। तो ये थे कुछ टॉपिक्स, कुछ हिंट्स जो आप मुश्किलात फेस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चैलेंज हो सकते हैं, वो फिर किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।